हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एबीएम का मॉड्यूल बी और इसमें आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट 3 यूनिट्स, अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल आपकी 10th 11th और 12th यूनिट हुई। तो मॉड्यूल बी की फर्स्ट 3 यूनिट्स आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन यूनिट्स में उन सभी को आज डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल बी का फर्स्ट यूनिट। ओवरऑल देखेंगे तो इट इज अ यूनिट 10 विच इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी। तो पहले एचआरएम और एचआरडी का क्या मीनिंग है, इनके क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं। सो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ करंट वर्कफोर्स। सो जो एचआरएम होता है इट फोकसेस ऑन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ मैनेजिंग द एम्प्लॉइज के सारा कुछ मैनेजमेंट को देखना वो एचआरएम के अंदर में आता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एचआरडी इट इज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उनकी ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, उसकी बात एचआरडी में करी जाती है। ओके, सो एचआरएम इज योर मैनेजरियल फंक्शंस। ओके, और जो एचआरडी होता है, एचआरडी इज अ सबसेट ऑफ एचआरएम। HRD is a subset of HRM which focuses on the long-term growth and development of the employees. और HRM जो होता है focuses on the managing the managing the operations related to the employees, day-to-day operations related to employees, which includes the activities like recruitment, hiring, compensation, payroll, attendance, leave management, performance management, maintaining employee relations, compliance। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी एचआरएम में आ जाती है, वेयर द प्राइमरी फोकस इज ऑन द ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस टास्क। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में से याद रख सकते हो। इट इज रिलेटेड विद द ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंप्लायंस टास्क। इट इज रिलेटेड विद द मैनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। और जो एचआरएम होता है इट्स टाइम फ्रेम इज शॉर्ट टर्म, डे टू डे ऑपरेशंस की बात हो रही है। सो इट्स टाइम फ्रेम इज शॉर्ट टर्म, इट इज रिलेटेड टू डे टू डे मैनेजिंग ऑफ द ऑपरेशंस। और की एक्टिविटीज जो इसके अंदर में आती है दैट इज रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ये सारी चीजें आती है। जब हम बात करते हैं एचआरडी टर्म की विच इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं ऑन डेवलपिंग द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द इम्प्लॉइज, की इम्प्लॉइज का जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं, करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल एनहांसमेंट की बात करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग एचआरडी में बात करते हैं। Okay, so HRD focus on the employee growth, skill enhancement, and long-term potential. It includes training, development programs, career planning, advancement, mentoring, performance consulting, fostering a culture of learning and continuous environment. तो organization का culture as such build करना जरूरी है, जहाँ पे long term growth, development हो सके, जहाँ पे एक learning culture develop हो सके। So besides the traditional role of maintenance and the management of manpower, HRM also plays a crucial role in the human resource development, appraisal and utilization. Thus, the HRD is considered as the most significant subset of HRM. तो याद रखिएगा जो HRD है that is considered a subset of HRM, क्योंकि HRM में administrative वो सब टास्क तो आते ही है, but it also plays an important role in the overall development of human resources, the utilization of the available human resources, doing their performance appraisal. So HRD is considered as a subset of HRM. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स। तो इनके क्या मेजर रोल्स होते हैं, क्या मेजर फंक्शंस होते हैं। सो पारिक एंड द राव इन 1981 हैव ग्रुप्ड द मल्टीपल फंक्शंस अंडर 5 हेडिंग्स। तो कौन से मेजर 5 रोल्स बताए हैं ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स वो देखते हैं। First is the supportive role, which relates to strengthening of the operating and the executive levels and consolidating the strength in an organization. तो supporting role है is related to involving the it is related to strengthening the organization। जो operating and executive role है, okay, इससे क्या होता है, एक necessary infrastructure develop होता है, conditions build up होती है which is necessary for the development in the organization। okay, सो सपोर्टिव रोल ये प्रोवाइड करता है जिससे जो ऑपरेशंस में जो काम कर रहे हैं और जो एग्जीक्यूटिव रोल्स पे जो काम कर रहे हैं, ओके, उनका
स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करके अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ सके अचीव करने के। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च। So this pertains to developing the systems that deal with the people, their problem and organization dynamic. So यहाँ पर बात कर रहे हैं related to developing and designing strong HRD systems, okay, और साथ में it also involves conducting the research, okay, जिससे कि continuously improve हो सके system and to ensure that it also aligns with the overall organization goals. Next है managerial roles. This relate to the performing managerial functions like planning for the future manpower, recruiting, utilizing by placement, retaining, motivating the integrating people and their role, performance and potential assessment, planning the growth of individual. तो यहाँ पे सारा managerial roles आ गया which is related to managing the HRD systems का पूरा, जहाँ पे performance appraisal, career planning, ये सारी चीजें आ गई। Then role of developing the competence which is related to developing the technical, managerial and processing the competence among human resources. तो जो अवेलेबल एम्प्लॉयज हैं उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उन पे नेसेसरी कॉम्पिटेंस लेवल डेवलप हो सके, जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए टू इम्प्लीमेंट देयर टास्क, टू एग्जीक्यूट देयर टास्क और फंक्शन, वो टेक्निकल स्किल डेवलप हो सके, मैनेजरियल स्किल डेवलप हो सके अमंग द मिड लेवल टॉप लेवल मैनेजर्स। ओके, तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ऑफ HR प्रोफेशनल्स। देन प्रोसेस रोल, it is related to creating the necessary culture and values in the organization, diagnosing the problem at the organization level, taking the corrective steps, all the related responsibility of HR functionaries. तो प्रोसेस रोल में सभी चीज आ गई कि एक तरीके से एक हेल्दी कल्चर सिस्टम, वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्रोसेस सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो टाइमली मैनर में आइडेंटिफाई हो सके, डायग्नोस हो सके, उनके लिए करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट हो सके टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, सो दीज आर द मेजर 5 rules which has been laid down by the Parikh and Roy related to the functions played by the HR professionals. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक HRM। अब स्ट्रेटेजिक HRM का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक HRM इज द प्रोसेस ऑफ linking HRM with the strategic role and objectives to improve the business performance, to develop the organization culture and foster innovation and flexibility। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेटेजिक HRM ये इंश्योर करता है जो भी HRM फंक्शंस है, ओके, जो भी HR प्रैक्टिसेस है, पॉलिसीज हो, दे शुड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो HR सिस्टम स्ट्रेटेजीज इस तरीके से होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनी हुई है related to achieving the goals, okay, वो फुलफिल हो सके। It focuses on strategic planning for the future, such as workforce planning to meet the upcoming skill needs। अब आगे फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, जरूरी है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल अपडेटेड हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसको यूज करना आना चाहिए। और इफ यू रिक्वायर यू कैन हायर डायरेक्टली द न्यू टैलेंट्स, ओके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप बाहर से हायरिंग कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड पूरी वर्कफोर्स प्लानिंग करना, ये देखना अभी क्या स्किल डेफिशिएंसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी न्यू स्किल्स जरूरी है, ओके, तो टैलेंटेड वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, तो वो पूरा वर्कफोर्स प्लानिंग करना। सीक्स टू इनहांस द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस, परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय स्ट्रैटेजिकली मैनेजिंग द ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर बात हो रही है किस तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है, जो एम्प्लॉयज है प्रेजेंट में और जो न्यू एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है इन फ्यूचर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको पूरा स्ट्रैटेजिकली एग्जीक्यूट करना, उसको पूरा जो HR पॉलिसीज है उसको अलाइन करना बिजनेस गोल्स के साथ, स्ट्रैटेजीज के साथ, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके। ओके, तो वो होता है आपका स्ट्रैटेजिक HRM। सो यूनिट 10 में हमारे यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अभी हमने देख लिया, आपका HRM वर्सेस HRD, स्ट्रैटेजिक HRM और जो HRM प्रोफेशनल्स के रोल्स हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज यूनिट 11, एक तरीके से सेकेंड यूनिट आप बोल सकते हो मॉड्यूल बी का, विच इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है आपका जॉब और रोल एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है? तो जॉब एनालिसिस का मतलब होता है इट इज अ टेक्निक
which facilitates listing of what is required to perform the task or job. It primarily focuses on job description, which includes the activities involved, and job specification, which is the requirement of a person in terms of qualification and attributes. So job analysis का मतलब होता है, it is actually the whole process of gathering, documenting and evaluating the information about a job. कि job को कोई करना है तो उसकी क्या क्या requirement है, ये पूरा जॉब एनालिसिस में सब चीजें समझना, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ड्यूटीज एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी पर्सन की उस जॉब से रिलेटेड, साथ में क्या क्या स्किल्स एंड नॉलेजेस नॉलेज चाहिए जिससे कि उस जॉब को अच्छे से कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। ओके, तो वो सारी चीजें आपका जॉब एनालिसिस में आता है। पहले जॉब इवैल्यूएशन भी इसका पार्ट था, फिर जॉब इवैल्यूएशन को सेपरेट कर दिया गया, and now job description and job specification are the main components with job analysis focus on. So सबसे पहला है इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया सारा कंटेंट अबाउट द जॉब, जो ये सारी चीजें स्पेसिफाई करता है कि क्या कंटेंट है जॉब का, आपको क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बारे में सारी जानकारी जॉब डिस्क्रिप्शन देता है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन कंटेन्स द कंपोनेंट लाइक जॉब आइडेंटिफिकेशन। पहले तो जॉब टाइटल आ जाएगा कि क्या टाइटल आपको मिलेगा, किससे रिलेटेड ये जॉब है, ड्राइवर हो गया जैसे, ठीक है। जॉब समरी, अब एज अ ड्राइवर आपकी क्या क्या उसमें ड्यूटी रहेगी, ओके, तो वो समरी समराइज्ड वे में रहेगा। ड्यूटीज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड, रिलेशन टू अदर जॉब्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशंस ऑफ वर्क फ्लो एंड प्रोसीजर्स। साथ में किस तरीके से आपका वर्टिकल रिलेशनशिप्स रहेगा और किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स रहेगा, ओके, विच मे बी अमंग द विद इन द डिपार्टमेंट, ओके, एंड विच कैन बी अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स भी क्लैरिफाई किया जाएगा। देन मशीन टूल्स एंड मटेरियल्स दैट इज नेसेसरी, दैट यू शुड नो हाउ टू वर्क अपॉन देम, द वर्किंग कंडीशंस अंडर विच यू हैव टू वर्क, ठीक है, क्या ये ऑन साइट जॉब रहेगा, ऑफ साइट रहेगा, ओके। तो ये सारी चीजें जो कि पूरा आपको कंटेंट स्पेसिफाई करती है रिगार्डिंग द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब टाइटल, लोकेशन, ओके, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, जो ये बताता है क्या स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटी चाहिए टू परफॉर्म द जॉब। So job specification defines the knowledge, skills and abilities that are required to perform a job in organization. It covers the aspects like education, work experience, managerial experience, which can help accomplish the goals related to the job. So ये बताता है कि आपको क्या एजुकेशन लेवल रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री चाहिए, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन चाहिए, कितना ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी चाहिए, कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, वो सब रिक्वायरमेंट इसमें लिखी रहती है। तो वो सारी चीजें आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंडर में आती है। ओके, सो आई होप अभी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। Learning and development is a systematic process to enhance the employee's skills, knowledge and competency, resulting in better performance in work and so learning and development किस लिए किया जाता है, जिससे जो employees है उसकी skills, knowledge, capability level improve हो सके, जिससे वो और better work कर सके organization में। So learning और development में क्या difference है? Learning is concerned with the acquisition of knowledge, skills and attitudes, which is mainly short term in nature and it may be related to a specific job, ओके, जहां पर आप कोई स्पेसिफिक स्किल सीख रहे हो जिससे कि आप अपने जॉब को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको, दैट इज द लर्निंग पार्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, it is having the more wider concept, it is the broadening and deepening the knowledge in line with the one's development goal। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ की बात करते हो, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हो, सो दैट इज मोर लॉन्ग टर्म इन नेचर। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, वेयर वी आर फोकसिंग मोर ऑन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। सो द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑन हिज प्रेजेंट जॉब। तो पहला तो यही पर्पस होता है, जो करेंट जॉब हम कर रहे हैं उस पे हम अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके और बेटर वे में एग्जीक्यूट कर सके अपने फंक्शंस को।
सेकेंड पर्पस होता है प्रिपरेशन फॉर एन आइडेंटिफाइड जॉब इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। तो नियर बाय फ्यूचर में अगर हमें जॉब स्विच करने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो हम इजिली कर सके, तो उसके लिए हम लोग क्या है, न्यू स्किल्स सीख सकते हैं कि जो नियर बाय फ्यूचर में न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर सके। एंड लास्ट पर्पस इज द जनरल ग्रोथ विच इज द डेवलपमेंट नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक जॉब। और तीसरा होता है विच इज अगेन द वाइडर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओके, विच इज नॉट related to any specific job. So training is learning for related to present job. तो training, education और development, ये तीनों terms आपस में काफी मिलते जुलते दिखते होंगे, but there is a difference between these terms. Training क्या होता है? Where you are trained to do your specific task in a more better way. So that is related to your present job. Education is a learning to prepare the individual for a different but identified job. Education का मतलब हो गया जहां पर आप उससे मिलती जुलती दूसरी जॉब के लिए आप स्किल्स सीखते हो। एंड डेवलपमेंट इज लर्निंग फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब। और डेवलपमेंट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो गई, डीपर ग्रोथ की बात हो गई, ओके, वेयर यू आर फोकसिंग मोर ऑन द long term growth and opportunities, not specified to any specific job. Okay, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अडल्ट लर्निंग की। ओके, सो अडल्ट लर्निंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें हम लोग 7 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो ये बोलते हैं कि जो अडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अडल्ट खुद से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, दे आर गोल ओरिएंटेड, दे ड्रॉ फ्रॉम द लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो अडल्ट प्रिंसिपल, जो अडल्ट लर्निंग की जो प्रिंसिपल्स है वो देखेंगे। तो पहला है दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, लर्निंग एट्स ओन पेस इन ओन स्पीड। अब चिल्ड्रन बच्चों की जैसे उनको नहीं सिखाया जा सकता है, ठीक है, वो अपने आप ही सेल्फ डायरेक्शन एक्सरसाइज करते हैं, वो खुद से ही मोटिवेट होते हैं, ओके, उनके खुद के अपने गोल्स होते हैं जिसको वो अटेन करना चाहते हैं, तो वो लर्न करते हैं किसी ना किसी चीज को। ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग कैन चेंज वंस पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड, साथ में इसमें काफी ज्यादा बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है। जब अडल्ट लर्निंग प्रॉपर वे में होती है, they can apply this new learning in their behavior and it also changes their perspective. Experiential focus on developing the life experience और hands on learning, साथ में इससे एक्सपीरियंस गेन होता है, बिकॉज जो अडल्ट लर्निंग होती है इट इज मोर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आपकी समर ट्रेनिंग वगैरह आप इंटर्नशिप्स करते हो, वेयर यू गेट द हैंड ऑन जॉब एक्सपीरियंस। mentorship, learning from an outside mentor in a field, it is in the form of mentorship, जहाँ पर एक कोई mentor रहेगा जो आपको पूरा गाइड करता है, ट्रेन करता है। orientation, adults need to reframe their emotions and assumptions around the experience and the value of learning. So उनका किस orientation से है, मतलब actually adult learning is problem centered or you can say it is task oriented, which focus on how to apply this new knowledge to the real time situations. ओके, तो उनका क्या होता है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है कि कहाँ पे वो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो लोग सीखते हैं, और उनका इट इज मोर रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इन द रियल लाइफ। मोटिवेशन, adults will get motivation internally, self motivation, in contrast to the children who are mostly motivated by their parents or the laws requiring their education. So जहाँ पे चाइल्ड लर्निंग की बात होती है वहां पे वी आर मोटिवेटेड बिकॉज द सिस्टम रिक्वायर्स और आवर पेरेंट्स रिक्वायर अस टू लर्न, ओके, बट अडल्ट लर्निंग में ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, इट कम्स फ्रॉम द इंटरनल मोटिवेशन, कि आपको खुद के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, योर ओन क्यूरियोसिटी और सेल्फ एस्टीम to learn a new thing, okay, that act as a major source of motivation. Readiness, as a child matures they reaches a certain threshold of learning readiness, but adults have already gone this process and they need to rely on their past experience or life changes to develop a renewed readiness. So adults को क्या होता है, जो उनकी जो रेडीनेस लेवल होती है इट इज एक्चुअली टाइड टू देयर लाइफ स्टेजेस, ओके, और या फिर जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हुए हैं लाइफ में पहले, तो उसको आप बेटर वे में कैसे डील कर सके, ओके, तो वो खुद से अपने आप को रेडी करते हैं टू लर्न न्यू थिंग्स। सो दीज आर द मेजर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग विच यू शुड रिमेंबर: सेल्फ डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्सपीरियंशियल, मेंटोरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन एंड रेडीनेस। STEM, इसको आप शॉर्ट में याद रखिए, STEM, STEM, OMR. Okay, STEM, OMR, these are the 7 principles of adult learning.
नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द लर्निंग थ्योरीज। यहाँ पे हम लोग लर्निंग थ्योरीज की बात करेंगे विच एक्सप्लेन हाउ वी एक्चुअली लर्न। सो 3 टाइप की थ्योरीज की बात करेंगे हम लोग इसमें, मैकेनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी की। सो पहली आपकी मैकेनिस्टिक लर्निंग थ्योरी, जिसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। So learning here is based on the idea that learning is a change in the observable behavior resulting from the environmental stimuli and conditioning. Learning is the passive in the process of learning. So जो learner होता है वो passive है learning के process में, और जो हमारी learning होती है that is impacted through the, it is actually the response to the environmental stimuli. External conditions की वजह से जो external factors होते हैं that actually shapes our behavior. Okay, so learning occurs only when a learner is conditioned to give the right response to a given stimulus. इसको एग्जाम्पल से समझे कि अगर मतलब कोई टीचर है, वो अगर ये अनाउंस करती है कि अगर आप सही स्पेलिंग्स लिखोगे हर एक वर्ड की तो आपको कुछ एक रिवॉर्ड मिलेगा। सो इट एक्चुअली इनकरेजेस द स्टूडेंट्स कि वो सारी स्पेलिंग्स लर्न करके आए सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दोज रिवॉर्ड्स एंड दे वुड रिपीट दिस बिहेवियर। सो दिस इज द बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ओके, वेयर इट सेज कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, जहां पे लर्नर क्या करता है, ही रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। यहाँ पे जो एनवायरमेंट स्टिमुलाई है वो क्या है, टीचर का रिवॉर्ड देना इन केस यू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ गिवन वर्ड्स। ओके, सो दिस इज द बिहेवियरिस्ट और द मैकेनिस्ट थ्योरी। ओके, वेयर देयर इज अ फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर rather than the internal thoughts. ओके, नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी। सो जो कॉग्निटिव थ्योरी होती है, नाउ इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम एक्सटर्नल बिहेवियर टू इंटरनल मेंटल प्रोसेस। यहाँ पे बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी, इट वाज फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर। यहाँ पे जो कॉग्निटिव थ्योरी है, इट इज फोकसिंग ऑन द इंटरनल मेंटल प्रोसेस ऑफ द लर्नर। सो दीज थ्योरीज learner. So these theory equate the man with his brain based on the proposition that one thing that distinguishes human beings from the other things is that they possess the brain and capable of critical thinking and problem solving. The purpose of learning is to teach the brain to engage in such a critical thinking and problem solving. So यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल प्रोसेसेस की बात हो रही है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन की, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, ब्रेन होता है और इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रेन योर ब्रेन, तो उसकी बात हो रही है। ओके, कि जैसे मान लीजिए एक टीचर होती है, वो अगर कुछ पर्टिकुलर साइंस टॉपिक या ज्योग्राफी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, सोलर सिस्टम है, वो चाहती है वो बच्चे अच्छे से समझे, तो वो स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आप खुद से मॉडल बना के लाओ, जिससे कि वो एक्टिवली इंगेज हो सके उस पूरे प्रोसेस में कि हाउ सोलर सिस्टम वर्क। ओके, और जिससे वो उसको पूरा प्रोसेस को समझ सके। ओके, एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन इनटू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एक्चुअली सोलर सिस्टम फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल, इट इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव थ्योरी वेयर द स्टूडेंट्स आर यूजिंग देयर ओन इंटरनल मेंटल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। This theory hold that learning occurs only when the learners have the freedom to learn what is relevant to their personal life situation. The purpose of learning is to encourage each individual to develop his or her full unique potential. तो ह्यूमनिस्टिक जो लर्निंग थ्योरी है, ये किस पे फोकस करती है कि जो हर इंडिविजुअल होता है वो यूनिक होता है एंड दे हैव दिस इनहेरेंट डिजायर फॉर द पर्सनल ग्रोथ। तो अगर हम लोग उनको फ्रीडम देते हैं कि आप अपने हिसाब से चूज करो, आपको अपने पेस पे लर्न करो, ओके, तो आप और अच्छे से अपने पोटेंशियल को समझ सकते हो और चीजों को लर्न कर सकते हो। ओके, जैसे कि अगर टीचर स्टूडेंट्स को ये कह दे कि आप अपने मन से कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिख के लाओ जो कि बेस्ड है आपके खुद के पैशन पे बेस्ड है, जो टॉपिक आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स खुद से ही अपने आप से जितना उसका पोटेंशियल है, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, ओके, उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेगा और लिखेगा।
Okay, so humanistic focuses on learning occurs when you give a freedom to learn to the learners. Okay, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटीट्यूड डेवलपमेंट के बारे में. तो एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ persistent tendency to feel and behave in a particular way towards a some object. Now, attitude, it could be a positive or a negative attitude that you can develop towards some person or towards a specific object. So, it actually describes how you feel or believe something is in a, okay. So, attitudes serve four important functions in the process. These are adjustment function, ego defensive function, value expressive function and the knowledge function. सो एटीट्यूड्स के मेनली 4 फंक्शंस होते हैं जिसमें वो हेल्प करते हैं. पहला है एडजस्टमेंट फंक्शन. एटीट्यूड हेल्प द पीपल टू एडजस्ट टू देयर वर्क एनवायरनमेंट. सो एडजस्टमेंट फंक्शन जो होता है उसमें क्या है, एटीट्यूड हेल्प करता है कि जो कोई नया एनवायरनमेंट है उसमें हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स को अडेप्ट करने में. ओके, सो क्या चीज उसके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा, क्या उसके लिए अनप्लेजेंट रहेगा, जिससे उसका क्या पॉजिटिव एटीट्यूड. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है ओके कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, तो उससे वो खुद से इनकरेज होगा कि वो रेगुलरली जिम जाए, नई जगह पर भी है, नया नया कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है. ओके, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम कि वो इंटरमिंगल करे दूसरे अपने कोवर्कर्स के साथ. सो दिस एडजस्टमेंट फंक्शन एक्चुअली हेल्प्स द पर्सन टू अडेप्ट टू द environment. Then second is the ego defensive function, which help the employees defend their self-image. Ego defensive से क्या होता है? Through this attitudes can also protect the self-esteem. जो employees का, human beings का self-esteem है, उसको protect करने में भी helpful होता है. It helps to defend our egos, okay, from the unpresent realities. Okay. Then a value expressive function. It provides the people with the basis for expressing their value. Attitudes क्या आपका जो खुद का वैल्यू है, बिलीफ सिस्टम है, उसको रिफ्लेक्ट करता है. इट हेल्प्स द ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हेल्प्स देम टू कनेक्ट विद अदर्स जिनका की सिमिलर व्यूज है. ओके, देन knowledge function. Attitude help supply the standard and frame of reference which allow the people to organize and explain the world around them. So ये attitude help us to organize, ये हम लोग को हेल्प करता है टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, हेल्प अस टू मेक द सेंस ऑफ अवर सराउंडिंग्स. हमें समझ में आती है चीजें, हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रही है. इट गिव्स मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स. सो एक्ट एज अ नॉलेज फंक्शन ऑल्सो. ओके, तो ये 4 चीजें याद रखनी है. एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेशन एंड नॉलेज फंक्शन. हम लोग को एडजस्ट करने में हेल्पफुल होता है, हम लोग की खुद की सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, हमारे वैल्यू सिस्टम्स बिलीव्स को एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है, और हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग अवर सराउंडिंग्स. ओके, तो ये 4 फंक्शंस हो गए. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है. ओके, सो इट इज अ concept which is developed by Eric Berne. The personality of an individual comprises the collection of behavior patterns which are developed over a period of time. तो जब हम लोग पर्सनैलिटी की बात करते हैं, सो पर्सनैलिटी किससे बनी होती है? देयर आर वेरियस बिहेवियरल पैटर्न विच फॉर्म्स योर पर्सनैलिटी. सो जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है, इट एक्चुअली एनालाइजेस द ह्यूमन सोशल इंटरेक्शंस, ऑल द ट्रांजेक्शंस, टू अंडरस्टैंड कि हाउ द पीपल एक्चुअली behave or how the people actually communicate. So these behavior patterns are evoked in different degrees to form the 3 ego states, parent, adult और child. तो इन्होंने क्या है 3 ईगो स्टेट्स की बात करी है. जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, दे ऑपरेट फ्रॉम 3 ईगो स्टेट्स. ओके, जो कि इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं चीजों को समझने में, एक्सप्रेस करने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में. तो पहला ईगो स्टेट है आपका पेरेंट ईगो स्टेट, विच रेगुलेट द बिहेवियर एंड नर्चर इट. तो हमारे अंदर पेरेंट ईगो स्टेट होता है. जो ये ईगो स्टेट क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है चीजों को समझने में, मतलब हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने में, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उस पर चेक रखता है. मोर ऑफ एथिकल कंसाइंसियस बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीचिंग फ्रॉम द पेरेंट्स एंड एल्डर. तो हमें बचपन से पेरेंट्स ने क्या समझाया है, क्या सिखाया है, ओके, तो उससे हमारा बिहेवियर और थॉट काफी इन्फ्लुएंस होता है कि क्या चीज एथिकल है, क्या चीज अनएथिकल है. बचपन से सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्टील स्टील नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो दिस इज अ पेरेंट ईगो स्टेट, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स ने क्या प्रीच किया होता है, उससे हमारा बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स क्या है,
इन्फ्लुएंस होती है। और पेरेंट स्टेट, इट कुड बी अ नर्चरिंग पेरेंट एंड इट कैन बी अ क्रिटिकल पेरेंट। तो नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट जो होता है वो होता है सपोर्टिव केयरिंग, जो हमारे अंदर सपोर्टिव केयरिंग बिहेवियर लाता है कि हम दूसरों को सपोर्ट करें चीजों में, केयरिंग एटीट्यूड डेवलप करें, कंपैशन डेवलप करें। तो वो नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट की वजह से होता है। और क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट से हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग जजमेंटल बनते हैं चीजों की तरफ, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो चीज हमें सही नहीं लगती है, डिसअप्रूव करते हैं। ओके, सो ये दोनों ही टाइप के पेरेंट ईगो स्टेट होते हैं। नर्चरिंग वेयर वी शो मोर ऑफ सपोर्टिंग केयरिंग compassionate side, and the critical side also, which includes more judgmental and disapproval side. Then adult ego state होता है which collect the information, process it, more of analytical, rational and practical orientation. So जो adult ego state होता है वो हमें present पे focus करने में helpful होता है, जो कि हमारा rational side होता है, logical part होती है हमारी personality की. Okay, that is an adult ego state. Then the child ego state is concerned with creativity, curiosity, reactions to others and adjusting behavior. More of instinctive behavior with the motive of enjoyment. तो child ego state होता है, it contains the feelings or the thoughts from one's own childhood. ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे आपका चाइल्ड होता है प्री चाइल्ड, तो आप स्पॉन्टेनियस नेचर के क्रिएटिविटी को डेवलप करने में ओके उसमें हेल्पफुल होता है। Now, people make basic assumptions about their own self-worth as well as about the significant people in their environment. Harris called these combination as life positions. So, life positions क्या होती है? Life positions are actually the belief about own worth and the worth of others. Okay, जो कि हमारी चाइल्डहुड और साथ में हमारे क्या होता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू इन्फ्लुएंस चल होता है। ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस इस पे होता है कि हम अपनी खुद की सेल्फ वर्थ क्या समझते हैं, हम कैसे हैं और हम दूसरों को कैसा समझते हैं। सो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हैरिस ने क्या बोला है, लाइफ पोजीशंस का नाम दिया है। ओके, एंड दीज बिलीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी से ही ये सारी बिलीव्स डेवलप होती हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। These life positions are described in terms of okayness. The individuals are either okay or not okay. So पहला लाइफ पोजीशन होता है आई एम ओके यू आर ओके। मतलब ये सबसे हेल्दीएस्ट पोजीशन है कि हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और हम दूसरों को भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोच रहे हैं कि भाई हमारी भी सेल्फ वर्थ है और आपकी भी सेल्फ वर्थ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है और दूसरों के ऊपर भी ट्रस्ट होता है। सो दिस इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट लाइफ पोजीशन। अगर कोई ये सोचता है कि भाई हम भी सही हैं और आप भी सही हैं, सो दिस मीन्स यू आर हैविंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑल्सो यू आर हैविंग ट्रस्ट ऑन अदर्स। सेकेंड लाइफ पोजीशन हो सकती है आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। दिस मीन्स आई हैव अ वैल्यू बट यू डोंट हैव अ वैल्यू। तो यहाँ पर हम खुद के बारे में तो सही सोच रहे हैं बट हम दूसरों को अनरिलायबल नजर से देख रहे हैं, अनट्रस्ट वर्दी हैं दूसरों को लेकर। तीसरा पोजीशन हो सकता है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। इसका मतलब हम लोग क्या है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जहां हम अपने आप को गलत परसीव करते हैं और दूसरों को वर्दी परसीव करते हैं कि आप तो कॉम्पिटेंट हो, आप ओके हो, आप वर्थ हो, बट हम खुद से नहीं है। तो हेयर वी आर डूइंग अंडर एस्टिमेटिंग आवर सेल्फ। और फोर्थ पोजीशन जो सबसे वर्स्ट है विच इज आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। मतलब हम खुद भी वर्थ नहीं है, हमारा खुद का भी कोई वैल्यू नहीं और आप में भी बहुत सारे फ्लॉज है, आप भी ट्रस्टवर्दी और अनरिलायबल हो। सो ये चार लाइफ पोजीशंस इन्होंने बताई है विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स अबाउट हिज ओन वर्थ एंड द वर्थ ऑफ अदर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे विच इज सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें हम लोग जोहारी विंडो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जिसके थ्रू जो हेल्प करता है कि हम सेल्फ अवेयरनेस हमारी बढ़ सके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जोहारी विंडो वाज गिवन बाय लक कैनिंगम which explain what is meant by self awareness. So the author refers to two dimensions, how much of one behavior is known to him or her and how much he feels other know him. So इसमें जोहारी विंडो में एक्चुअली आपके चार स्पॉट्स होते हैं जिसके थ्रू ये दो चीजें बताई जाती है कि आप अपने आप को कितना जानते हो और आप क्या समझते हो कि दूसरा आपको कितना जानते हैं। सो दीज टू डायमेंशंस गिव द फोर विंडोज विच आर एरिना, ब्लाइंड, क्लोज्ड एंड डार्क। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो
एरिना जो विंडो होता है दैट इज एन ओपन विंडो, जहां पर ऐसी बातें जो हमें भी पता है और जो दूसरे लोगों को भी पता है. सो दिस इज अ open window, open stage. Okay, something which is known to you. You are having the self awareness of something, and you have also communicated others about yourself. Okay, those things. So that comes in the arena part. Second part आपका क्या हो सकता है? ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट वैसी चीजें अब हमारे बारे में जो हमें नहीं पता लेकिन दूसरों को हमारे बारे में पता है, उनको ब्लाइंड स्पॉट्स कहेंगे. तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे दूर हो सकती है? बाय टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम अदर्स. तो हम जितना ज्यादा फीडबैक लेंगे लोगों से अपने बारे में, उतना ही ज्यादा हम सेल्फ अवेयर होंगे अपने बारे में. ओके, सो समथिंग विच इज नॉट नोन टू सेल्फ बट इट इज नोन टू अदर्स कम्स अंडर द ब्लाइंड स्पॉट. थर्ड होता है आपका हिडन और क्लोज्ड फैसाड. हिडन वैसी चीजें जो हमें तो पता है बट हमने लोगों से छुपा के रखी है. तो वो जितना ज्यादा जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो हमने खुद को मेरे को पता है बट दूसरों से छुपा के रखी है, इसको ओपन क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें सेल्फ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. तो जितना ज्यादा आप डिस्क्लोज करेंगे उतना ही क्लोज से वो चीजें अरीना की तरफ मूव करेंगी. और लास्ट विंडो होती है डार्क और अननोन. ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ना हमें पता है ना ही लोगों को पता है. ओके, वो आपका अनडिस्कवर्ड टैलेंट हो सकता है, कोई पोटेंशियल हो सकता है जो कि आप धीरे धीरे हो सकता है आगे चलकर एक्सपीरियंस के साथ सीखे. तो दो आपसे भी हिडन है और लोगों से भी हिडन है. दैट कम्स अंडर द डार्क स्पॉट. So these are the 4 windows or spots which are described under the Johari window. Okay. So the strategy to increase the arena or open self implies that individual sensitizes himself to receive the feedback from others and making more and more disclosure. तो जितना ज्यादा हम feedback लेंगे दूसरों से उतना ही ज्यादा हम लोग ब्लाइंड से एरिना में आएंगे, और जितना ज्यादा हम सेल्फ डिस्क्लोज करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग क्लोज्ड स्पॉट से एरिना की तरफ मूव करेंगे और हमारा सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा यूनिट 11 ओवर होता है. अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 12 पे, विच इज एक्चुअली द थर्ड यूनिट ऑफ मॉड्यूल बी, विच इज ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो पहली आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी. साइको एनालिटिकल थ्योरी ये बोलती है जो हमारी पर्सनालिटी होती है दैट इज शेप्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. तो इन तीनों के बारे में हम लोग इस थ्योरी में बात करेंगे. सो साइको एनालिटिकल थ्योरी इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द फ्रूडियन कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस नेचर ऑफ पर्सनालिटी. सो पर्सनालिटी के 3 चीजें हो सकती है, 3 डायमेंशंस. वो पार्ट जो अनकॉन्शियस नेचर हमारा जो सबकॉन्शियस पार्ट में है और एक जो कॉन्शियस पार्ट में है. ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर द आउटकम ऑफ द साइको एनालिटिकल एलिमेंट्स विच इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. ओके, सो आईडी क्या होता है? आईडी इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस. इट स्ट्राइव्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर एंड अदर बायोलॉजिकल प्लेजर. तो वो चीजें जो कि हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए करती है, ड्राइव करती है. ओके, सो दैट कम्स अंडर द आईडी. आईडी ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. सो आईडी इंक्लूड्स द इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी जो हमारे अंदर बर्थ से प्रेजेंट हो सकती है, and it is actually driven by the desire to get immediate satisfaction and it works on the pleasure principle. Okay, तो हमारा behavior of course इससे determine होता है ID से. Okay, second चीज जिससे होता है influence, that is the ego. Ego is a conscious in nature. It relates our conscious urges to the outside world and keeps the ID in check through the reality of external environment. तो आप सारा कुछ अपनी आईडी के हिसाब से वर्क नहीं कर सकते हो कि जो आपको तुरंत ड्राइव फील हो रहा है, तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहिए, वैसे नहीं. ईगो जो होता है वो आपकी आईडी को चेक पे रखता है. इट वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. सो इट एक्ट एज अ मीडिएटर, ओके, बिटवीन योर आईडी डिमांड्स एंड द रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स. ओके, so it actually helps to satisfy your ID but in a socially acceptable manner. Next is the super ego, which is the highest level restraining force and described as a conscience of the person. सुपर ईगो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपके खुद के इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज से डेवलप आप करते हो
एंड इट रिप्रेजेंट्स द कंसाइंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो जहाँ पर आपको एक गिल्ट फील होता है, ओके, जिससे कि आप सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में इंगेज ना हो। ओके, सो दिस इज द हायर लेवल रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो आपको रोकता है गलत चीजें करने से। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है रिगार्डिंग पर्सनैलिटी इज द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, जो ये कहती है जो हमारी पर्सनैलिटी होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ ट्रेट्स जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, एंड द ट्रेट्स विच डिटरमाइन द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर बेसिकली इनहेरेंट टू पर्सन, जो हमारे अंदर बर्थ से होता है, एंड द मोर ऑफ हेरिडिटी इम्पैक्ट देन द एनवायरमेंट, इसमें ज्यादातर हमारा बाय बर्थ जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ट्रेट्स होते हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस आवर personality and behavior, and it is less driven through the environment. On the basis of trait theory, people can be described as aggressive, loyal, pleasant, flexible, humorous, sentimental, impulsive, cool, and so on. Traits are the basic elements of personality and can be used to explain their behavior. Trait theory में बात करें so there is actually a 5-factor model जिसको हम लोग शॉर्ट में ओशियन नाम से जानते हैं, OCEAN, where O represents the openness, जहाँ पे क्रिएटिविटी, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस की बात होती है। C stands फॉर conscientiousness, जहाँ पे which is related to a person's personality of being more organized, responsible. E stands for extraversion, जहाँ पे एनर्जेटिक, सोशिएबल नेचर की बात होती है। A stands for agreeableness, which is more related to being more cooperative in nature, trustworthy. And N stands for neuroticism, which is related to anxiety or the negative emotions. Okay, so ये 5 broad dimensions हैं which are related to the personalities known as the 5-factor model. Okay, next theory है self concept theory. This theory believes personality and behavior are to a great extent decided by the individual himself. We have an image of our own and our actions would be consistent with that image. तो ह्यूमन बींग्स जो अपने बारे में एक सेल्फ इमेज, खुद की जो बिलीफ होती है, जो बना के रखता है, उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। ओके, सो आवर सेल्फ इमेज एक्चुअली ड्राइव्स आवर बिहेवियर, ये बोलता है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। This interaction in the form of learning experience help us to grow and mature. We modify our self-concept as a result of these experiences. और समय के साथ साथ जैसे हमें जो एक्सपीरियंस मिलते हैं लाइफ टाइम, उसके हिसाब से हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मॉडिफाई करते हैं और उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर भी इम्पैक्ट होता है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड अप ऑफ पर्सन्स ओन सेल्फ इमेज एंड सेल्फ वर्थ। ओके, when we get positive feedback from others in response to our behavior, our self concept is positively reinforced. तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, दैट गेट्स पॉजिटिवली reinforced, हम लोग उसको बिहेवियर को रिपीट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी गेट अ नेगेटिव फीडबैक, अवर सेल्फ रिगार्ड इज लोअर्ड, रिजल्टिंग इन टेंशन एंड एंजाइटी। और अगर हम बाय नेचर अनपंचुअल नेचर के, पंचुअलिटी नहीं है, तो हमें ऑफकोर्स उसके लिए रिब्यूक मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ओके, सो दैट विल रिजल्ट इन द एंजाइटी एंड द टेंशन। तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, वो चीज को हम लोग फिर लोअर डाउन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। So this theory believes that personality development is more as a result of social variables than the biological factors. तो कहता है जो पर्सनालिटी है वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड ना होकर हमारे सोशल वेरिएबल्स पे बेस्ड होती है। कि जैसे हम लोग जहाँ पे हमारा जो सोशल सर्कल होता है, जहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जैसे लोग हैं वो जैसा बिहेव करते हैं, ओके, तो उसको ही हम एक्चुअली इमिटेट करते हैं एंड वी ट्राई टू मॉडल देयर बिहेवियर। Okay, so our behavior is more driven by the social variables. The social learning theory uses the reinforcement and punishment approach in understanding the personality. तो इसमें भी reinforcement और punishment की बात हुई है कि अगर ऐसा behavior जिसमें के थ्रू अगर हमें reward मिलता है, it positively reinforces that behavior, ठीक है, और नेगेटिव reinforcement है कि जहां पर हमें punishment मिल रहा है तो हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं। सो उसी हिसाब से हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, दैट इज मोटिवेशन थ्योरी। सो मोटिवेशन थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहली थ्योरी है बेस्ड ऑन अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो ने जो नीड्स है उनको 5 लेवल नीड्स एक पिरामिड में अरेंज किया है, फ्रॉम द बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स लेवल, जिसमें लोएस्ट लेवल बेसिक लेवल ऑफ नीड्स आपकी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन केम्स द सेफ्टी नीड्स, देन कम्स द सोशल नीड्स, then comes the self-esteem needs, and finally highest level of needs is self-actualization. So physiological needs होते हैं, it is related to food, clothing, shelter, रोटी कपड़ा मकान, जो एकदम basic level of need होती है. Safety needs is related with job security, law and order, health and wellness, वो safety needs होती है. Social needs होती है need for affection, love. Self-esteem होती है need to get respect, appreciation for your work. और लास्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज रियलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा है ह्यूमन बींग्स की ये 5 लेवल ऑफ नीड्स होती है, विच ही हैज प्लेस्ड फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द कॉम्प्लेक्स लेवल। और ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं टू सेटिस्फाई देयर अनसेटिस्फाइड नीड्स। तो जो उनका बिहेवियर होता है दैट इज ड्रिवन थ्रू द अनसेटिस्फाइड नीड्स, एंड वंस द वन लेवल ऑफ नीड इज मिनिमली सेटिस्फाइड, then only human beings move up in the ladder to achieve the higher level of need। मतलब जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड नहीं सेटिस्फाई होगी तब तक हम काम करते रहेंगे टू अचीव दिस नीड। जब ये हमारी एक मिनिमली लेवल पे सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम लोग वर्क करेंगे टू अटेन द हायर लेवल ऑफ नीड, दैट इज सेफ्टी नीड। जब सेफ्टी नीड मिनिमली सेटिस्फाई होगी तब हम लोग सोशल नीड फुलफिल करने के लिए मेहनत करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने इन नीड्स को पिरामिड में अरेंज किया है। The prominence of these needs follow a hierarchy. When the need is satisfied, then only the next need become prominent in that hierarchical order. तो इसी हायरार्की पे हमारी एक एक करके नीड एक्टिवेट होती है और हमारा बिहेवियर उस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं टू अचीव दैट नीड। नेक्स्ट आपकी मोटिवेशन थ्योरी होती है, दैट इज हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर और मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इट इज गिवन बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, जहां पर उन्होंने 2 फैक्टर्स बताए हैं, वन इज अ मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड अदर इज अ हाइजीन फैक्टर। उन्होंने ये बताया जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट इट रिजल्ट्स इन द पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉइज पॉजिटिवली सेटिस्फाइड होंगे, इट विल इंप्रूव देयर सेटिस्फैक्शन लेवल। मोटिवेशनल फैक्टर्स में आपके कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना, याद रखना। इट इंक्लूड्स योर रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ पॉसिबिलिटी एंड द वर्क इटसेल्फ। सो अगर खुद से काम ही ऐसा है कि चैलेंजिंग वर्क है, यू आर गेटिंग रिकॉग्निशन फॉर योर वर्क, देयर इज अ करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, देयर इज अ ग्रोथ पॉसिबिलिटी। सो दीज एक्ट एज अ मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर द एम्प्लॉइज एंड इट पॉजिटिवली motivates them to work more better. Then the other set of factors are known as hygiene और maintenance factors. तो ये वैसे factors है अगर वो organization में present होंगे so employees would remain neutral to it, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि ये factors तो present होने ही होने चाहिए, तो उनके present होने से कुछ motivation level या satisfaction level पे impact नहीं आता। But if the hygiene factors are absent, it will result in the dissatisfaction among the employees. जैसे कि सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर पॉलिसीज, तो एम्प्लॉयज मान के चलते कि भाई हमें समय पर सही सैलरी मिलनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रॉपरली बनी होनी चाहिए। तो ये अगर सैलरी मिलती रहेगी तो उससे हम लोग कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होंगे, बट अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। ओके, सो हर्ज़बर्ग हैज नेम्ड 10 सच फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में उन्होंने कौन कौन से डाले हैं, इट इंक्लूड्स द कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, technical supervision, interpersonal relation with the subordinates, salary, job security, personal life, working condition, status, interpersonal relation with supervisor, interpersonal relation with the peer colleagues। तो जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट रिलेटेड है, जॉब कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है, वो आपके जॉब कंटेंट रिलेटेड थे मोटिवेशनल फैक्टर, दे आर रिलेटेड एंड दीज आर रिलेटेड टू जॉब कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये सारे हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं, which if absent results in dissatisfaction among the employees. Next motivation theory है known as ERG theory given by the Claytor-Eder pair। तो ये काफी मिलती जुलती है आपके अब्राहम मैस्लोज की हायरार्की नीड्स थ्योरी से, बट अगेन इसमें कुछ डिफरेंसेस है जो हम लोग समझेंगे।
तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, जहाँ पे एग्जिस्टेंस नीड्स है आर सिमिलर टू द, लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स जो मैस्लो थ्योरी में था. रिलेटेड नीड्स इज रिलेटेड विद द सोशल नीड्स एज द मैस्लो थ्योरी, एंड ग्रोथ नीड्स आर रिलेटेड विद द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. बट अब ईआरजी थ्योरी और मैस्लो थ्योरी में ये डिफरेंस है. ईआरजी थ्योरी ये कहती है कि एक समय पे मोर देन वन नीड भी एक्टिवेट हो सकती है जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे. उसमें क्या कहती थी, उसमें ये कहती थी कि एक बार में एक ही नीड होती है जो एक्टिवेट होती है और हमारा बिहेवियर सारा फोकस रहता है उस नीड को फुलफिल करने में. बट यहाँ पे मोर देन वन नीड कैन बी एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम. हो सकता है ह्यूमन एम्प्लॉय या ह्यूमन बींग्स वर्क कर रहे हो कि वो उनके सोशल नीड भी फुलफिल हो, साथ में उनकी सेफ्टी नीड भी फुलफिल हो. तो दो नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी काम कर सकते हैं. और दूसरा इसमें बात करी है दैट इज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन इन द हायर लेवल ऑफ नीड कैन कॉज हिम टू रिग्रेस एंड फोकस टू द लोअर लेवल. मतलब इसमें बात करी है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन की. फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन ये क्या कहती है, मैस्लो क्या कहता था, हम लोग ऐसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, एक नीड मिनिमली सेटिस्फाई हुई यहाँ पे बढ़ गई, ये सेटिस्फाई हुई ऊपर बढ़ गए, ऐसे बढ़े. बट ईआरजी में एक से ज्यादा नीड्स की तरफ भी हम लोग काम कर रहे होते हैं. अब कई बार इंसान काम कर रहा होता है कि भाई सेल्फ एस्टीम नीड फुलफिल हो जाए, बट नहीं हो रही है, उसको अपने काम के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट होके वो काम करने लग जाता है. चलो ठीक है नहीं हो रही है, हम सोशल नीड्स और अच्छे ज्यादा फुलफिल करने के लिए लग जाते हैं. तो दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, जहां पे अगर हमारी हायर लेवल ऑफ नीड फुलफिल नहीं हो रही है सो पर्सन रिग्रेस एंड फोकस मोर ऑन द लोअर लेवल ऑफ नीड. ओके, नेक्स्ट आपकी थ्योरी है विच इज द अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी विच इज डेवलप्ड बाय डेविड मैक्लीलैंड, जहां पे उन्होंने तीन नीड्स बताई हैं मेनली विच आर नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन. APA याद रखिए, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन. सो एम्प्लॉयज में क्या हो सकती है, किसी में अचीवमेंट नीड ज्यादा हो सकती है, किसी में पावर नीड ज्यादा हो सकती है, किसी में एफिलिएशन. तो जिसमें जो नीड ज्यादा होगी उसके हिसाब से वो जो काम करेंगे उनके हिसाब से उनकी अलग अलग डिजायर्स होंगी. So employees with the higher achievement motivation derive the satisfaction from achieving the goals. तो जिनमें अचीवमेंट नीड ज्यादा होगी उसको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उसके गोल्स अचीव हो जाए, उसके टारगेट्स फुलफिल हो जाए. The employees who are having the need for power derive the satisfaction from the ability to control others and having the control over resources. जिसके में पावर नीड ज्यादा होगी उसको हमेशा ही एक लीडरशिप पोजीशन की रिक्वायरमेंट होगी. वो ऐसा चाहेगा कि वो एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हो जहां से वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी रख सके दूसरों पर. और जिसके में अफिलिएशन नीड ज्यादा होगी वो ज्यादातर पीपल प्लेजर होगा, वो लोगों को खुश करने में ज्यादा लगा रहेगा. ओके, सो दे डिराइव द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम बीइंग सोशल विद द इंटरपर्सनल एक्टिविटीज. सो हर ह्यूमन बींग्स की क्या अलग अलग लेवल ऑफ नीड हो सकती है, उसके हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेटिस्फाई करती है. नेक्स्ट मॉडल है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल गिवन बाय विक्टर ब्रूम. तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जो मोटिवेशन होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स विच इज E/I/V. तो जब ये तीनों चीजें हाई होती हैं सो इट इंक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल. एक्सपेक्टेंसी मीन्स माई एफर्ट विल रिजल्ट इनटू अ डिजायर्ड परफॉर्मेंस. इंस्ट्रूमेंटेलिटी मीन्स माई परफॉर्मेंस will result in the rewards, and balance means that the rewards I am getting are valuable in nature. So ये E को रिप्रेजेंट करता है, ये I को और ये V को. सो अगर किसी इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेंसी लेवल हाई है कि अगर हम इस काम में एफर्ट्स करेंगे तो हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस होगा अटेन, हमारा टारगेट फुलफिल होगा, तो ही वो उसके लिए मेहनत करेगा, तो उसका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो फिर हम 90% मार्क ले आएंगे. ठीक है, ये एक्सपेक्टेंसी है, अगर एक्सपेक्टेंसी हाई है तो मोटिवेशन हाई होगा. दूसरा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई होगा तो मोटिवेशन हाई होगा. इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहता है कि अगर हम लोग वो परफॉर्मेंस कर लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा. अगर हमारे 90% आ गए तो हमारे पापा मुझे एक मोटर बाइक दिला देंगे. सो माय परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इनटू द रिवॉर्ड्स. या हमने अगर ऑफिस के टारगेट अटेन कर लिए तो हमें बोनस मिलेगा. तो अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई है तो मोटिवेशन लेवल हाई. तीसरा, बैलेंस. जो बोनस मिलेगा वो एटलीस्ट 25% होगा, मतलब वो वैल्यूएबल अमाउंट का होगा. So the rewards that I am getting is valuable. So if the balance is high, again the motivation level is high.
तो ये थ्योरी बताती है मोटिवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस। ओके, आई होप ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट थ्योरी है विच इज एडम इक्विटी थ्योरी, विच इज गिवन बाय द एडम। एडम इक्विटी थ्योरी ये कहती है जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कंपेयर करते हैं अपने इनपुट्स को आउटपुट से, एंड ऑल्सो कंपेयर दिस इनपुट एंड आउटपुट विथ अदर्स। तो अगर वो देखते हैं इसमें इक्विटी है तो उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इंडिविजुअल ने किसी काम को करने के लिए जो इनपुट डाला इन द फॉर्म ऑफ हिज टाइम एफर्ट्स, उससे जो उसको आउटपुट मिला वो उसके इक्विवेलेंट मिला, ठीक है, तो वो कहेगा कि हाँ चलो हमारे साथ जस्टिस हुआ है, जितना हमने एफर्ट टाइम डाला उस हिसाब से हमें पे मिला तो सही है। फिर वो उसको कंपेयर करेगा, अच्छा जो हमारा को वर्कर है उसने जो टाइम और एफर्ट्स डाला अपने काम में उसके अकॉर्डिंग उसको कितना पे मिला। अगर वो उसको लगेगा कि हाँ ये इक्विवेलेंट है, यहाँ पर इक्विटी जस्टिस और फेयरनेस अप्लाई हुआ है, तो उसका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, अदरवाइज उसका लो हो जाएगा। तो सिंपली ये एडम इक्विटी थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इन द वर्क प्लेस, जहां पे एम्प्लॉइज क्या होते हैं अपने इनपुट्स को कंपेयर करते हैं टू द आउटकम्स अगेंस्ट दोज ऑफ देयर कोवर्कर, और अगर उनको ये रेशियो इनपुट टू आउटपुट का इक्विटेबल मिलता है सो उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, और अगर इनइक्विटेबल मिलता है सो दे बिकम डीमोटिवेटेड। ठीक, सो स्टूडेंट दैट्स द एंड ऑफ द सेशन, जहां पे हमने तीनों यूनिट्स बहुत अच्छे से समझ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मॉड्यूल बी के फर्स्ट 3 यूनिट्स के वो कवर करे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस, और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।